एक्सप्रेशन पे होती है, स्प्रिंग मास सिस्टम जब अपन ने पढ़ा था, तब दोनों ब्लॉक्स जो है वो क्या बोले थे अपन ने, सेम वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है दोनों बॉडीज के बीच में, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस में दोनों बॉल्स जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी और फिर वापस से जब सेपरेट आउट होंगी तो फिर अपनी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी से चलेंगी जो कोलिजन के बाद उनको मिल जाएगी। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, मतलब कि जब दोनों बॉल्स एक दूसरे को कंप्रेस कर रही हैं ड्यूरिंग कोलिजन, तो कॉमन वेलोसिटी v से चल रही है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया डिफॉर्मेशन। और फिर फाइनली जब दोनों बॉल्स यहाँ पर रिफॉर्म करेंगी, मतलब फाइनली जब अपने अपने वेलोसिटी से मूव करने लगेंगी आफ्टर कोलिजन, जब अपने अपनी वेलोसिटीज अचीव कर लेंगी, तो ये फाइनल वेलोसिटीज जब बॉल्स की अचीव हो गई हैं, तो इसका वेलोसिटी लेट्स से फाइनल v1 हो गया है, इसका लेट्स से फाइनल 2, और यहाँ फॉर्मेशन से ओवेशन। सर आपकी आवाज अटक रही है, सर थोड़ी बहुत सभी के लिए अटक रही है, इन्हीं के लिए अटक रही है? सर अटक रही है, अटक रही है, अभी भी अटक रही है? नो सर, अभी आप थोड़ी सही आ रही है। अब थोड़ी ठीक है? नहीं सर, अब वापस अटक रही है, बीच बीच में अटक रही है। ये अच्छा, तो शुरुआत से ही है सर। अभी भी अटक रही है क्या? सर अभी बता देंगे सर। ठीक है सर, अभी तो नहीं। ठीक है, बता दीजिएगा, अगर थोड़ा इशू रहता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो डिफॉर्मेशन है और डिफॉर्मेशन के बाद फिर आपका ये रिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो अब जब डिफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन जब आपका यहाँ पे हो रहा है, तो क्वेश्चंस में आपको बहुत बार ये पूछा जाता है कि डिफॉर्मेशन का इंपल्स कितना है आपका, रिफॉर्मेशन का इंपल्स कितना है आपका, और कॉमन वेलोसिटी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तब कितनी रही होगी, और फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स की कितनी हो गई होगी। ये सभी हेड ऑन कोलिजन के सेट क्वेश्चंस हैं, मतलब हेड ऑन कोलिजन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं ना, वो यही क्वेश्चंस होते हैं कि डिफॉर्मेशन का इंपल्स कितना होगा, रिफॉर्मेशन का इंपल्स कितना होगा, फिर डिफॉर्मेशन के जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तब कॉमन वेलोसिटी कितनी रही होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, और फाइनल वेलोसिटीज कितनी रही होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर कोलिजन। यही सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। तो पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन इंपल्स। डिफॉर्मेशन इंपल्स के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें कि डिफॉर्मेशन का इंपल्स जो है वो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप सबसे पहले तो मुझे बताइए ऑन M1, M1 के लिए आप मुझे बताओ, M1 के लिए जो डिफॉर्मेशन का इंपल्स होगा, मतलब दोनों बॉडीज जब कोलाइड करेंगी तो M1 पे जो इंपल्स लगेगा वो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन में ही लग रहा है कि इनिशियल मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई M1 तो तेज चल रहा था ना यार, तो यहाँ पर जब दोनों बॉडीज कोलाइड करेगी तो जो इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो तो M1 को पीछे की तरफ धक्का देगा, मतलब कि उसके इनिशियल मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर उस पे इंपल्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है तो अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते थे P इनिशियल, और यहाँ पर जो आप बोल रहे थे अभी की जो डिफॉर्मेशन का इंपल्स है वो इनिशियल मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब -JD इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम था M1U1 माइनस JD यानी कि डिफॉर्मेशन का इंपल्स इज इक्वल टू P फाइनल। कितना है आपका? P फाइनल है आपका M1 इंटू V, नहीं डिफॉर्मेशन तक की बात कर रहे हैं ना अपन? यस। हाँ, तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया -JD इज इक्वल टू M1 इंटू V माइनस M1U1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद बात कर लेते हैं M2 पर। M2 पे अपन लिखेंगे P इनिशियल प्लस JD, क्योंकि डिफॉर्मेशन का इंपल्स उस पे तो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में उसका इनिशियल मोमेंटम था, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम की अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम था M2U2 प्लस JD इज इक्वल टू P फाइनल। तो P फाइनल कितना है आपका? M2V। तो यहां से आपको JD कितना मिल गया, यहां से आपको JD मिल गया M2V माइनस M2U2। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप यहां पर अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पे क्या मिलेगा अपने को बताइए? M2U2 प्लस M1U1 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2।
तो m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 मिल जाएगा। यस सर। तो ये आपका हो गया एक रिजल्ट जो अपन ने डिफॉर्मेशन के इंपल्स से यहाँ पर जनरेट किया। सर ये तो याद करेंगे नहीं ना सर? ये तो याद क्या बोल रहे हैं सर? ये तो याद नहीं करेंगे ना सर? नहीं याद क्यों करना है यार। रीफॉर्मेशन के इंपल्स की अगर अपन यहाँ पर बात कर लें तो रीफॉर्मेशन का इंपल्स ऑन m1। अब बताइए जब बॉडीज रीफॉर्म होंगी मतलब जब दोनों एक दूसरे से दूर होंगी, अब यहाँ पर कॉमन वेलोसिटी v आ चुकी है, अब सेपरेट हो रही है दोनों बॉडीज, तो सेपरेट हो रही है दोनों बॉडीज तो यहाँ पर वापस से वही सिनेरियो होगा क्या, m1 पर तो रीफॉर्मेशन का इंपल्स पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ और m2 पर रीफॉर्मेशन का इंपल्स राइट की तरफ लगेगा। सही बात है? यस ठीक है, तो रीफॉर्मेशन का इंपल्स अगर मैं लिखूंगा तो वही p इनिशियल है m1 इंटू v इनिशियल मोमेंटम माइनस रीफॉर्मेशन का इंपल्स और इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है m1 v1 और ऑन m2 अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम m2 इंटू v प्लस jr यानी कि रीफॉर्मेशन का इंपल्स और इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m2v2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, इन दोनों को भी अगर आप ऐड कर दोगे ना 3 प्लस 4 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब ऊपर जो आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया था और नीचे जो आपने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया है, इन दोनों के रिजल्ट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों को रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पर ये मिल रहा है क्या, m1u1 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एग्जैक्टली m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो जो उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, यहाँ पर देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है एक तरीके से, ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है यहाँ पर। तो जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो जो उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है उसके अलोंग यहाँ पर इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, लेकिन वो इंपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं ना वो इंटरनल होते हैं, क्योंकि एक बॉडी पे जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा इंपल्सिव फोर्स उतना ही दूसरी बॉडी पर नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों को अगर आप एक साथ कंसिडर करेंगे तो वो सिस्टम पर कोई इफेक्ट यहाँ पर जनरेट नहीं करते, मतलब कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आप क्या करवा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं अगर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स आपके सिस्टम पर जीरो है। कोई और एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम पर। ग्रेविटी इज नॉन इंपल्सिव, ग्रेविटी को आप नॉन इंपल्सिव कंसिडर करते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे अपन। कोई और एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स अगर नहीं है तो ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एफ एक्सटर्नल इंपल्सिव शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, और ये क्या है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन, लीनियर मोमेंटम। सर वो फ्रिक्शन भी तो नॉन इंपल्सिव सॉरी इंपल्सिव होगी। तो फ्रिक्शन कहाँ है यहाँ पर, स्मूथ सरफेस लिया ना मैंने, तो वो टकराने वाली सर, टकराने वाली फ्रिक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ी लगेगी यार, कांटेक्ट सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन लगती है ना, तो फ्रिक्शन तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लग जाएगी। यस हाँ, तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन सर। तो अगर हम लोग ऊपर से हाथ पैर मार दे तो भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? तो तुमने हाथ पैर मार दिए तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ना। पर सर वर्टिकली लगाया ना सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओगे तो आपका बॉल वहां से उछल नहीं जाना चाहिए, अगर उछल नहीं जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आवाज कट रही है। सर आपने जो फोर्स वगैरह लगाया है एक्सटर्नल, वो कैसे लगाया है, कौन सी डायरेक्शन में लगाया है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? यस तो यहां तक तो लिख लें। और रही बात फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन के लिए भी ये याद रख लें कि अगर फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल होता है, मतलब कि फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू एन होता है, तो जो नॉर्मल है फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग वाला, वो अगर नॉन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन को भी नॉन इंपल्सिव कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर
वो नॉर्मल आपका इम्पल्सिव है तो फिर फ्रिक्शन को इम्पल्सिव कंसिडर किया जाएगा। तो क्वेश्चंस में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन अगर आपके पास है तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है, ये कौन डिसाइड करेगा? नॉर्मल डिसाइड करेगा। तो यहां तक तो लिखें। इसके बाद अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं और फिर उसके बाद इलास्टिक, इनइलास्टिक, ये सब कोलिजन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर वो मुझे वो इम्पल्स का डायरेक्शन वाला नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ। इम्पल्स का डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ यार। पीछे वाली बॉल तेज आ रही, आगे वाली बॉल धीरे चल रही थी, तो पीछे वाली जब आगे वाली को जाकर के हिट करेगी तो एक तरीके से जर्क फील होगा। तो पीछे वाली बॉल को जर्क पीछे की तरफ फील होगा या आगे की तरफ फील होगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ फील होगा ना, तो इनिशियल मोमेंटम के ऑपोजिट डायरेक्शन में फील हुआ। हाँ सर। हाँ, तो नेगेटिव इम्पल्स उस पर इनिशियल मोमेंटम, और आगे वाली बॉल को तो उसी डायरेक्शन में फील होगा जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रही थी। हाँ सर। तो उसको पॉजिटिव इम्पल्स फील हुआ जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था। टेस्ट आपका कब है? अगस्त के फर्स्ट वीक में है शायद। 1 अगस्त। 1 अगस्त को है और सेंटर ऑफ मास कंप्लीट आ रहा है। यस यस। ठीक है। लिखना हो जाए तो बताइएगा। यस। कितने क्लासेस चल रहे हैं आजकल आपके? 1 2 3? सर 3 भी ऐसे जैसा। अच्छा सर वो आपका रिफॉर्म होने के बाद सर वैसा भी हो सकता है ना कि सर उसकी वेलोसिटी पीछे हो जाए सर m1 की? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वो तो अपन ने यहाँ पे जनरलाइज्ड केस कंसिडर किया है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है। आपका सिलेबस लेकिन वैसे भी काफी प्रॉपर पेस में चल रहा है। मतलब आपका सिलेबस का जो एंड डेट है, आपके सिलेबस, हाँ आपका सिलेबस जो है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। मतलब लास्ट वीक ऑफ 31 ऑफ दिसंबर या 1 ऑफ जनवरी जो है वो आपका लास्ट डे है, और 3 जनवरी को आपका फुल सिलेबस टेस्ट है 11th का। अच्छा सर। सर 11th के बाद सर 1 महीने का ब्रेक मिलेगा ना सर? यार 11th के बाद जनरली जो मतलब ये स्टार्टिंग वाले बैचेस होते हैं, हाँ 1 या 2 हफ्ते का ब्रेक होता है, फिर 12th स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद 12th के 1 या 2 टॉपिक्स पढ़ा करके फिर मार्च में या फरवरी एंड में ब्रेक देते हैं। अच्छा। और सर अगर किसी को सर मतलब स्टार्टिंग में ब्रेक चाहिए हो और बाद में, तो फिर आप जो अप्रैल वाले बैचेस, मतलब कि आप फिर जो जैसे 11th जो लेट वाले बैचेस चल रहे हैं आपके, सारे बैचेस तो पैरेलल चल नहीं रहे, सभी बैचेस में अलग अलग सिलेबस चल रहा है। तो फिर जो बैच का 12th अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, फिर आप उसके साथ ज्वाइन कीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, कई बच्चे करते हैं सब। अच्छा सर। सर बोलिए। सर जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग को रैंक दिखाता है ना, हाँ वो रैंक लाइक अपने क्लास का ही होता है कि कोई और क्लास भी देते हैं अपने से? पूरी
जिनका आपके साथ सिलेबस कॉमन है वो सभी लोग टेस्ट देते हैं। IRA और J एक साथ। IRA और J1 एक साथ देते हैं, हाँ। तो आपका उन दोनों बैचेस में रैंक दिखाता है। ओके सर। लिख लिया होगा सभी ने? नो सर। ओके। यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं। ये तो अपन ने देख लिया कि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स आपके सिस्टम पर प्रेजेंट नहीं है तो। इसके बाद एक टर्म डिफाइन किया जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सुना होगा आप लोगों ने? नो सर। नो नहीं, मतलब जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन्होंने सुना होगा, अगर ऐसा कोई है जिसने पढ़ रखा है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जो है स्मॉल ई से डिनोट करते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिजन में, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका वैल्यू बेसिकली कैसा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ the impulses of reformation and deformation. मतलब कि रिफॉर्मेशन का इम्पल्स और डिफॉर्मेशन का इम्पल्स का जो रेशियो है उसको यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो रिफॉर्मेशन के इम्पल्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन के इम्पल्स का मैग्नीट्यूड जो है उसको यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। अब JR और JD का वैल्यू ऊपर से निकाल करके देखना पड़ेगा आपको। JR और JD का वैल्यू जब आप ऊपर से निकाल करके देखेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ना, तो वो टर्म आपकी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 निकल करके आ जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, आप चाहे तो सॉल्व करके देखिएगा, ये इतना ही निकल करके आता है। जब JR और JD ऊपर वाले जो 4 इक्वेशंस अपन ने फ्रेम किए हैं ना, वहां से निकालेंगे आप और फिर उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ना, तो V2 माइनस V1 एंड U1 माइनस U2 डिनोमिनेटर में यही निकल करके आएगा। तो ये बेसिकली देखिए क्या लिखा हुआ है, V रिलेटिव बाय U रिलेटिव। हाँ, सेपरेशन का वेलोसिटी अपन अप्रोच का वेलोसिटी, मतलब कि कोलिजन के पहले दोनों बॉडीज किस रेट से अप्रोच कर रही थी एक दूसरे की तरफ, और कोलिजन के बाद किस रेट से दोनों बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट हो रही। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसको एक और तरीके से डिफाइन क्या किया जाता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी of approach along the line of impact। इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जाता है। मेजर मतलब जो मेन डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है या एक्चुअल जो उसका एक्सप्रेशन है, वो तो वही है कि रिफॉर्मेशन का इंपल्स अपॉन डिफॉर्मेशन का इंपल्स जो होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब उसकी वैल्यूज वगैरह रिप्लेस की जाती हैं तो वो इतना निकल करके आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब आप पूछेंगे सेपरेशन और अप्रोच वाली वेलोसिटीज क्या क्या है, तो वो देख लीजिए एक बार कि सेपरेशन और अप्रोच वाली वेलोसिटीज क्या क्या है। अप्रोच कब बात कर रहा हूं मैं? कोलिजन के पहले। और सेपरेशन कब बात कर रहा हूं मैं? कोलिजन के बाद। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बना दिए हैं, एक बिफोर कोलिजन का बनाया है, एक आफ्टर कोलिजन का बनाया है। तो बिफोर कोलिजन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो मान लीजिए ये वाली बॉल जो है वो U2 से जा रही है, ये वाली बॉल जो है वो U1 से जा रही है, और U1 इज ग्रेटर देन U2। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपका कितना हो जाएगा? U2 माइनस U1 हो जाएगा क्या? इस रेट से ही उनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है ना? यस। और आफ्टर कोलिजन की अगर अपन बात करें तो आफ्टर कोलिजन लेट्स से ये V2 से जा रहा है और ये V1 से जा रहा है। अब यहाँ पर जो सेपरेशन अप्रोच सेपरेशन वेलोसिटी है ना आपकी, ये सेपरेशन मैंने मान लिया कि यहाँ पर V2 ज्यादा है, मान लीजिए V2 ज्यादा है आपका, तो सेपरेशन वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर V2 माइनस V1 हो जाएगी।
तो इस तरीके से यहाँ पर अपन जो है वो अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं u1 माइनस u2 लिख देते हैं, अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी। तो ये बिफोर कोलिजन होता है, बिफोर कोलिजन कितने से अप्रोच कर रहे थे, और सेपरेशन आफ्टर कोलिजन होता है कि आफ्टर कोलिजन जो है उनके बीच में किस रेट से सेपरेशन हो रहा है। तो इसका जो रेशियो रहता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। तो v2 माइनस इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। u1 माइनस u2 पे सब मॉड लगा लेना। हाँ मॉड लगा लीजिए बिल्कुल, मतलब किस रेट से अप्रोच हो रहा है, किस रेट से सेपरेशन हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए बस, बाकी की तो बात आपको पता है ही सही। फिर मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब अपने को कुल मिलाकर के बात की प्लस माइनस नहीं, नेगेटिव नहीं रखना है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अगला इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है यार? कल आप बात कर रहे थे कि हाँ कोलिजन कितने टाइप का होता है, मैंने ये पूछा था तो आप लोगों ने बताया था कि इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कुछ किसी ने बोला था। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है सर इसमें शेप चेंज हो सकता है, सर इसमें शेप चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है। शेप या साइज कंप्लीटली रीगेन हो जाता है इलास्टिक कोलिजन में। एनर्जी का लॉस जो है वो 0 रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल रहती है वो आपकी इनिशियल रहती है सिस्टम की। इलास्टिक कोलिजन के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इन एन इलास्टिक कोलिजन बॉडीज जो है वो एक तरीके से वापस से अपना शेप और साइज रीगेन कर लेती है। कोलाइडिंग पार्टिकल्स regain their shape and size completely. After collision. और यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 1 रहेगा। मतलब कि जो सेपरेशन का वेलोसिटी है वो अप्रोच के वेलोसिटी के बराबर होता है, और साथ ही साथ इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ योर सिस्टम। जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना, उसमें तो रीफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन के प्रोसेस में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस, वॉइस अटक रही है। लेकिन यहाँ पर यस सर, आपकी वॉइस अटक रही है। कोलिजन होते हैं। हेलो सर, वॉइस अटक रही है। फिर से अटक रही है? यस आज इतना इशू क्यों हो रहा है? एक मिनट रुकिए। हेलो, अभी बेटर है? ठीक है। हाँ, तो इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो 1 होता है। मतलब कि सेपरेशन वेलोसिटी जो है वो अप्रोच वेलोसिटी के बराबर होती है, और आपका जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, आपके सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो 0 रहता है। मतलब कि जो आपके कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, दोनों बॉडीज हैं जो कोलाइड करने वाली हैं, उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी कोलिजन के पहले जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद भी टोटल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन जो अपन बाद में बात करेंगे ना, अभी इसके जस्ट बाद अपन इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद जस्ट इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में जो अपन बात करेंगे उसमें तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर रीफॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन के ड्यूरेशन में क्या होती है, लॉस हो जाती है। तरीके से यहाँ पर वो हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में यहाँ पर चली जाती है कहीं और, तो आपको उतना काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो पाता है जितना कि आपका कोलिजन के पहले था। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, बॉडीज प्रॉपरली यहाँ पर रिबाउंड करती हैं और उनका शेप और साइज जो है वापस से रीगेन हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी आपके सिस्टम का यहाँ पर क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो ये होता है आपका इलास्टिक कोलिजन।
इसके बाद नेक्स्ट आता है इन इलास्टिक कोलिजन। और फिर लास्ट आपका रहेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो है वो अपना शेप और साइज कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाते। कोलाइडिंग पार्टिकल्स don't get their shape and size completely after collision, ठीक है। और some fraction of mechanical energy is retained by the colliding particles in the form of deformation potential energy। deformation potential energy मतलब कि यहाँ पर आपका जो डिफॉर्मेशन का इंपल्स था ना, वो रिफॉर्मेशन के इंपल्स से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडीज जब डिफॉर्म हुई तो जितने फोर्सेस आपके बॉडीज पर लगे उतने फोर्सेस जब बॉडी रिफॉर्म हुई तब नहीं लग पाए, तो आपका कुछ अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो फिर आपका ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट अगर डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया तो फिर आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल से कम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 क्यों होता है? क्योंकि आपका जो डिफॉर्मेशन का इंपल्स था वो बड़ा था रिफॉर्मेशन के इंपल्स से। मतलब कि बॉडीज में यहाँ पर जब डिफॉर्मेशन होते टाइम पर जितने इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट किए थे उतने इंपल्सिव फोर्सेस आपके रिफॉर्म होते टाइम एक्ट नहीं कर पाए, तो बॉडीज में कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, और वो डिफॉर्मेशन यहाँ पर रह गया तो फिर आपके बॉडीज की कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहां पर स्टोर हो गई है। और ऊपर वाले केस में क्या था कि डिफॉर्मेशन का जो इंपल्स था वो रिफॉर्मेशन के इंपल्स के बराबर था। मतलब कि बॉडीज जितनी डिफॉर्म हुई थी एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में वापस से रिफॉर्म हो गई, तो शेप एंड साइज आपका वापस से रीगेन हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपके सिस्टम का कंजर्व था। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है सर तो हाँ बोलिए। इलास्टिक कोलिजन सर रियलिटी में हो सकता है कभी? नहीं, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है यार, सब आइडियल केसेस हैं। यस रियलिटी में तो अपन जितना भी फिजिक्स यहाँ पर पढ़ते हैं, अब अपन जैसे बोलते हैं कि आपने एक टावर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया तो वो ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहा है, बट एयर रेजिस्टेंस भी होता ही है ना उसमें। सर वो जो एनर्जी रिलीज होगा सर, वो किस किस फॉर्म में रिलीज हो सकता है? वो किस किस फॉर्म में रिलीज हो सकता है यार? हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, आपके बॉडी का जो शेप यहाँ पर कुछ ऑल्टर हो गया है उसमें काम आ सकता है, इन सब चीजों में काम आ सकता है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, लेकिन आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे रिलीज हुआ है ना, वो फिर एक तरीके से अपन कैलकुलेटिव नहीं है। कितना आपका एनर्जी यहाँ पर लॉस हुआ है वो अपन जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वो बात कर रहे थे अपन, आइडियल की बात कर रहे थे। आइडियल की अपन बात कर रहे थे तो उसमें पता है यार, एक एक्सपेरिमेंट किया था, पता नहीं कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बहुत ऊंचे टावर से उन्होंने एक स्टोन को फेंका और एक फेदर को रिलीज किया। फेंका मतलब रिलीज किया। एक स्टोन को उन्होंने अंडर ग्रेविटी छोड़ा और एक फेदर को अंडर ग्रेविटी छोड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने ही बोला था ये कि अगर एयर रेजिस्टेंस और ये एयर के ड्रैग फोर्सेस वगैरह हटा दिए जाएं तो जितना टाइम स्टोन को ग्राउंड को हिट करने में लग रहा है उतना ही टाइम उस फेदर को भी ग्राउंड को हिट करने में लगना चाहिए। सही बात है ये? गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था सर, गैलीलियो। हाँ बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्सेस वगैरह सब एनवायरनमेंट में रहता है ना, इसलिए। इसके बाद लास्ट आता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
इसके बाद जस्ट अपन फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन यार बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। कोलिजन आसान है, सेंटर ऑफ मास पूरा ही आसान है और स्कोरिंग है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact becomes zero। इसका मतलब क्या है कि बॉडीज जो हैं वो डिफॉर्म तो की लेकिन रिफॉर्म नहीं कर पाई। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन का इंपल्स जो है आपका वो कितना, रिफॉर्मेशन का इंपल्स सॉरी आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बॉडीज आपकी डिफॉर्म तो की लेकिन रिफॉर्म नहीं कर पाई, तो यहाँ पर ई जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 0 होता है। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपका 0 हो जाता है, क्योंकि बॉडीज ने जब डिफॉर्म किया था तो उसके बाद अगर रिफॉर्म नहीं किए मतलब कि फिर उसके बाद वो सेपरेट नहीं हुई है, सेपरेट नहीं हुई है तो फिर वो साथ ही में चल रही है कॉमन वेलोसिटी से। सेपरेशन का वेलोसिटी उनका 0 है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उनका 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है आपका, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम होगा, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी लॉस होता है वो आपके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ही होता है, क्योंकि बॉडीज आपकी डिफॉर्म तो कर गई लेकिन रिफॉर्म तो कर नहीं पाई, तो इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस आपका इसी कोलिजन में होने वाला होता है। इसके बाद आपको कई क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि बोथ पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो इसका क्या मतलब समझूंगा मैं, दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक गए कोलिजन के बाद, तो कैसा कोलिजन हुआ वो, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि सेपरेशन का वेलोसिटी 0 हो गया ना आपका फाइनली आफ्टर कोलिजन, तो वो ई 0 हो जाएगा आपका, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे ही इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन चिपक जाएं, लेकिन जिन कोलिजन्स में ऐसा होता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए आफ्टर कोलिजन ये वी से जा रही है और आफ्टर कोलिजन ये भी वी से जा रही है, तो यहाँ पर भी तो वी सेपरेशन 0 हो गया ना, तो ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से चिपक करके वी से जा रही हैं, ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना। तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जिनमें दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन चिपक जाती हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, सेपरेशन का वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए आफ्टर कोलिजन, वो सभी कोलिजन्स आपके परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इफ बोथ द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन then it is perfectly inelastic collision। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसका वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एंड 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, मतलब लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट आया है तो बताएं। लिख लिया सभी ने यहाँ तक, क्या लिख रहे हैं अभी? लिख रहे हैं। अब यार यहाँ पर क्या है ना, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी आपके शीट में तो दे रखे हैं कि हाँ कोलिजन के बाद सारा वो फॉर्मूला डेराइव करके उन्होंने दे रखा है, उसमें डेटा वगैरह पुट कर दो तो डायरेक्टली आंसर मिलता है। मतलब हेड ऑन कोलिजन्स के लिए तो एटलीस्ट उन्होंने डेराइव करके दे ही रखे हैं, तो मैं तो मतलब नहीं बोलूंगा कि आप फॉर्मूला याद करें, लेकिन अपन उनको डेराइव जरूर कर लेते हैं। यहाँ पर किसी का मन है अगर जल्दी सॉल्व करने का मेंस के पर्पस से, तो ऑब्वियस सी बात है आप याद कर सकते हैं, काम ही आएंगे आपके, तो अपन उनको डेराइव जरूर कर लेते हैं। समझ करके रखिएगा आपके आते कहाँ से हैं, बाकी फिर अपन जो है प्रॉपर मेथड से फॉलो किया करेंगे हमेशा। फॉर्मूला वगैरह याद रखने में इतना अपन जो है बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे। डन, ठीक है। तो अब हेड ऑन कोलिजन में वही आपको सिचुएशन क्या दिया जाएगा, एक तो आपको क्वेश्चन, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड ही होता है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई फॉर्मूला, मतलब या तो आपको दोनों बॉडीज के वेलोसिटी दे देगा वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो वो आप
सेपरेशन और अप्रोच वेलोसिटी निकाल करके ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, या फिर क्वेश्चन में ई का वैल्यू आपको गिवन होगा। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकली और अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता जिसमें अपन पुट करके ई का वैल्यू निकाल सके, है ना। या तो आपको बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज के वेलोसिटी देगा वो, या फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू देगा वो। ये दो ही तरीके हैं ई का वैल्यू फाइंड आउट करने के। तो ये आपके पास मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स थे, और ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिफोर कोलिजन किसी वेलोसिटी से चल रहे थे, और आफ्टर कोलिजन ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटीज कितने कितने हैं वो अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो बिफोर कोलिजन ये जो बॉल है ये u1 से चल रही है, और ये वाली बॉल जो थी ये u2 से चल रही है, और लेट्स से आफ्टर कोलिजन जो है इसका वेलोसिटी v1 हो गया, और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v2 हो गया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और उसके बाद आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू जो है वो e दे रखा है। अच्छा, एक्सटर्नल और कोई फोर्स यहाँ पर आपके सिस्टम पर है नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आपको e दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू e। तो बताइए, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ क्या? यस सर। तो along the line of impact P initial should be equal to P final। तो initial linear momentum plus m2 u2, और फाइनल लीनियर मोमेंटम है आपका m1 v1 प्लस m2 v2। उसके बाद आप बोलेंगे कि एक इक्वेशन आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की भी यूज कर लो। तो E इज इक्वल टू क्या है, v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। तो सेपरेशन वेलोसिटी तो है आपकी v2 माइनस v1, और अप्रोच वेलोसिटी है आपकी u1 माइनस u2। ये आपका अप्रोच वेलोसिटी हो गया। ये आपके पास दो इक्वेशन हो गए, v1 और v2 दो अननोन है, और v1 और v2 में आपने दो इक्वेशंस यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो दो इक्वेशन दो अननोन को अगर अपन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखिए, पहली इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूं तो पहली इक्वेशन में देखिए LHS को तो मैं यहाँ पर नहीं छेड़ रहा हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब उसके बाद m1 v1 प्लस m2। यहाँ पर कोई मुझे v2 का वैल्यू बता सकता है क्या? सेकंड इक्वेशन से v2 का वैल्यू कितना रिप्लेस करूं? E into U1 E into u1 minus u2 plus v1। EU1 E minus into u1 U2 minus plus V1। u2 प्लस v1। गुड। तो ये आपके पास यहाँ पर किसका वैल्यू निकल करके आ गया, v2 का वैल्यू। तो यहाँ पर v2 का वैल्यू अगर अपन ने रिप्लेस कर दिया तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, v1 का वैल्यू अगर इस इक्वेशन से कैलकुलेट करें तो v1 का वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2e इंटू u1 माइनस u2 प्लस m2 v1। तो यहाँ से v1 का वैल्यू जो है वो आता है m1 u1 प्लस m2 u2, यह है इनिशियल मोमेंटम, माइनस m2e इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब कई लोग क्या है इसको याद रखते हैं, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। आप अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, आसान है। जैसे लेकिन मैं बोलूंगा याद रखने से अच्छा है कि ऊपर वाली इक्वेशंस लगाना सीख लो, वहीं से तो डराई हुआ है ये। तो ये v1 निकल करके आ गया, और इसी तरीके से जब आप v2 निकालोगे ना, वैल्यू भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, m1 प्लस m2 u2 प्लस m1e आ जाता है उसमें, इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस ये याद रखना कि पीछे वाला पार्टिकल कौन सा है और आगे वाला पार्टिकल कौन सा है। पीछे वाले पार्टिकल को अपन 1 बोलते हैं जनरली, और आगे वाले पार्टिकल को 2 बोलते हैं अपन जनरली। तो उसी के हिसाब से फॉर्मूलाज में वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप याद रखना चाहते हैं तो, और याद नहीं रखना चाहते, मैं तो बोलता हूँ कि याद रखना ही नहीं चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक तो अपन ने दो इक्वेशंस यूज किए, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन कि आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, इनिशियल वेलोसिटीज कुछ दे रखे हैं, और फाइनल वेलोसिटीज आपने अज्यूम कर लिया, लेट्स से कि आफ्टर कोलिजन एक v1 से जा रहा है, दूसरा v2 से जा रहा है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दो और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लगा दो, दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको रहेगी नहीं। तो यहां तक अगर कोई डाउट है किसी को तो बताएं, और अगर डाउट नहीं है तो लिख लें।
बाकी सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है आजकल आपका? सर FOM2 केमिकल बॉन्डिंग और FOM2। केमिकल बॉन्डिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ सर 1-2 लेक्चर, एक पार्ट और बाकी सर अभी। सर इस हफ्ते का और बचा बस। अच्छा अच्छा है केमिकल बॉन्डिंग तो यार, यस मजा आता है। स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है शायद। सर शायद हाँ शायद, वही इसीलिए मैंने बोला ना शायद। बस उसमें रखना बहुत। रटना तो यार हाइब्रिडाइजेशन वगैरह तो मतलब याद हो ही जाते हैं, और फिर वो थियरी वगैरह शायद रटनी होती है थोड़ी बहुत कि स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ी याद रखनी होती हैं। कौन कौन से बॉन्डिंग पढ़ते हैं आप उसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं, बनाना बॉन्डिंग पढ़ते हैं। सर आपका कैसा था ये चैप्टर? मेरा कैसा था ये चैप्टर? यार मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे नंबर बड़े अच्छे आए थे क्योंकि मैंने लास्ट में क्या है, मेरे मुझे फायदा हुआ था क्योंकि मैंने 12th बोर्ड, हमारे टाइम पे क्या होता था कि बोर्ड पहले होता था और मेंस बाद में हुआ करता था। मतलब मार्च में, पहले तो कोविड के पहले तो यही होता था ना कि मार्च में बोर्ड एग्जाम हो जाते थे, और अप्रैल में हमारे टाइम पे एक ही मेंस होता था, दो नहीं होते थे। तो मार्च में बोर्ड एग्जाम्स के बाद अप्रैल में मेंस हुआ करता था। और 12th का पोर्शन मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही रहता है सभी सब्जेक्ट्स में, मतलब 55 to 60% तो 12th रहता है और 45 to 40% 11th रहता है। तो 12th बोर्ड के लिए जब ठीक ठाक प्रिपरेशन किया था तो फिर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की भी अच्छे से पढ़ी थी, तो केमिस्ट्री में मेरे नंबर अच्छे आ गए थे थोड़े। बाकी पसंद तो मुझे थी नहीं। केमिकल बॉन्डिंग ठीक था मेरा, बहुत बुरा भी नहीं था बहुत अच्छा भी नहीं था। 12th की केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी थी मतलब। तो कितना? सर आपने कब दिया था सर? यार मैंने 2013 में दिया था, 2013 में। तो आपके कितने आए? हमारे टाइम पे यार 120 नंबर का पेपर हुआ करता था, 360 नंबर का मेंस हुआ करता था। मेरे केमिस्ट्री में 120 में से 100 मार्क्स थे। सर फिजिक्स में यार 65 के अराउंड थे शायद, हाँ इतने ही थे, और मैथ्स में भी शायद इतने ही थे जहां तक मुझे याद है। फिजिक्स और मैथ्स में आसपास ही थे, मतलब 5 नंबर का 10 नंबर का डिफरेंस था। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। सर 12th का सिलेबस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है सर? 12th का सिलेबस यार आप मान करके चलिए दिवाली के आसपास तक हो जाता है, नवंबर एंड तक हो जाता है आराम से। सर मतलब 12th का छोटा है सर सिलेबस 11th से? 11th से छोटा तो नहीं है यार, 12th में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखी जाती है ना क्लासेस की। अभी जैसे आपकी 3 की फ्रीक्वेंसी चलती है ना, 12th में 5 की फ्रीक्वेंसी चलती है। एक दिन में 5 क्लास हैं? नहीं, एक वीक में एक सब्जेक्ट की 5 यार। एक वीक में एक सब्जेक्ट की 5 क्लास चलती है 12th में। अभी जैसे फिजिक्स की आपकी 3 ही क्लास आती है ना ऑन एन एवरेज एक वीक में। यस सर। तो 12th में फिर वो 5 कर देते हैं। वो 5 इसीलिए करते हैं ताकि थोड़ा सा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सके, ताकि फिर आपको बोर्ड वगैरह के प्रिपरेशन के लिए या फिर थोड़ा जो भी आप और प्रिपेयर करेंगे वो टाइम मिल सके, इसलिए। सर और ये बता दीजिए सर 11th में केवीपी दें कि नहीं दें, क्योंकि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आता नहीं है सर मुझे। तो केवीपी के अलग से लेक्चर्स भी तो लगते हैं ना शायद, मेरे ख्याल से तो लास्ट ईयर तो लगे थे। जो लास्ट ईयर 11th के बैचेस थे, मुझे अच्छे से याद है कि केवीपीवाई के लिए अलग से लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं उनके लिए, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या जो भी चैप्टर्स वगैरह रहते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और मेरे ख्याल से दे तो देना ही चाहिए यार, जो आता है उतना तो करके आओ एटलीस्ट। यस सर। 11th का तो पूरा हो ही जाएगा आपका सिलेबस, दिसंबर में तो होता है एग्जाम। हाँ सर शायद इस बार नवंबर के मिड में है शायद। हाँ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा तब तक यार, थोड़ा बहुत सिलेबस बचेगा। तो एग्जाम तो देना ही चाहिए, एग्जाम तो सारे ही देने चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जाम ना देना तो कोई फायदा होगा नहीं। चलिए, हाँ तो केमिस्ट्री की बात चल रही थी। केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, मतलब चाहे आपको कोई सा भी सब्जेक्ट पसंद हो बट केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। केस नंबर 1 अपन यहाँ पर एक डिस्कस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर 0 बोल दिया अपन ने, तो वो फॉर्मूला जो है उसमें v1 का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। e का वैल्यू 0 हो गया, और v2 का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2
अपॉन m1 प्लस m2। और केमिस्ट्री में आपको फायदा ये भी है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। केमिस्ट्री से आप टाइम बचा करके मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सर आप याद कैसे करते थे केमिस्ट्री? यार हो जाती, वो अपना अपना तरीका होता है सबका करने का, और हर चीज थोड़ी याद करनी होती है। फिजिकल केमिस्ट्री भी कोई याद करता है क्या, मतलब आप लोगों में से? नहीं सर, वो तो नहीं। हाँ वही मैं बोल रहा सर हूँ। वो प्रॉपर्टीज याद नहीं होती है सर, बस वही दिक्कत है। वो आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार याद हो जाएगी। वो क्या है, एग्जाम में आपको आपके नोट्स के जो पेजेस है ना वो रिकॉल होने चाहिए। वही वाली बात है, आप हैंड रिटन अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो आपको आपके नोट्स के पेजेस याद आते हैं कि हाँ वो पेज पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ था और ऐसा ऐसा है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा। और तो कोई तरीका है कि हाँ ऐसा ऐसा कर लो तो हैंड रिटन नोट्स आपके खुद। आपके 2013 में कितनी रैंक आई थी? मेरी 2013 में रैंक कितनी आई थी यार, मेरी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट मेरा परसेंटाइल 99.14 था, क्योंकि हमारे टाइम पे 14 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। तो मेरी रैंक आप अंदाजा लगा लीजिए 13,000 के आसपास थी। यस सर। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। सर आपने एडवांस नहीं दिया था क्या? एडवांस में यार मेरी 11,000 करीब रैंक थी, तो जनरल कैटेगरी में तो कुछ नहीं पाता। अच्छा सर, ऐसा रहता है। सर आप कौन सी कोचिंग में थे? रेजोनेंस में? हाँ मैं रेजोनेंस में था यार। कौन से बैच में? मैं A1 में था, PA1 में। CSS सर पढ़ाते थे फिजिक्स। अच्छा सर। चलिए, तो मतलब काफी सारे लोग हैं हमारे कोचिंग में जिनको CSS सर नहीं पढ़ाया है, आप लोग जानते होंगे शायद। सर बोलते भी रहते हैं कई बार, बहुत सारे लोगों को CSS सर नहीं पढ़ाया। यस सर, AKJ सर को भी। AKJ सर को भी CSS सर नहीं पढ़ाया। हाँ, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर आपका यहाँ पर 0 है तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अगर ये हो गया तो यहाँ पर आप देखिए V1 और V2 आपके बराबर है, मतलब दोनों बॉडीज जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। और दोनों बॉडीज अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो सेपरेशन का वेलोसिटी आपका कितना हो गया आफ्टर कोलिजन? 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेट्स से 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर आपका 1 है तो फिर उसके बाद क्या होगा वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 कर दूं मैं, और दोनों बॉडीज के मासेस भी सेम कर दूं। ये जो सेकंड वाला केस है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप हमेशा याद रखना कि E is equal to 1 और M1 is equal to M2 is equal to M। तो यहाँ पर आप देखिए V1 का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, और V2 का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। M1 और M2 को तो आप M के बराबर कर दो और E को 1 के बराबर कर दो, बताओ कितना आएगा। फॉर्मूलाज आपके सामने ऊपर है, पुट करके देख लो एक बार। सर V1 तो 0, V2 भी 0। नहीं 0 तो नहीं आएगा। सॉरी, V2 कुछ और है। एक्सचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज। गुड। V1 जो है वो U2 के बराबर आएगा और V2 जो है वो U1 के बराबर आएगा। जो इनिशियल वेलोसिटीज थी ना बिफोर कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज हो जाती हैं। तो दो सेम मास के बॉडीज अगर इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो उनके वेलोसिटीज जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, ये हर जगह वैलिड है। सेम मास की बॉडीज होनी चाहिए और इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होना चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज के जो वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि मान लीजिए ये सरफेस है आपका, ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये इसी के नीचे लिखा रहेगा तो आपको याद भी रहेगा। तो ये मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे दो बॉडीज हैं आपके पास, ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ये m मास का है और ये भी m मास का है। ये मान लीजिए इधर 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये मान लीजिए इधर 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको 1 दे रखा है। तो आफ्टर कोलिजन पता है क्या होगा, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो दोनों बॉडीज के वेलोसिटीज अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो जो लेफ्ट वाला बॉडी था अब वो इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से चला जाएगा और जो राइट वाला बॉडी था वो इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से चला जाएगा। तो ये चीज आप डायरेक्टली अपने दिमाग में रख सकते हैं, काफी जगह काम आती है। मतलब बहुत सारी जगहों पे ये चीज डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो अपन क्या है वो फॉर्मूलाज वगैरह निकाल करके या मोमेंटम कंजर्व करा करके सॉल्व करते हैं ना, वो अपना टाइम यहाँ पर बच जाता है। तो इसमें कोई डाउट है अगर किसी को तो बताएं। ठीक है, और एक लास्ट केस अपन यहाँ पर और लिख लेते हैं, केस नंबर 3। केस
क्या है कि मान लीजिए कोलाइडिंग बॉडीज में से एक बॉडी का मास जो है वो दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यहाँ पर जो आपका v1 निकल करके आएगा ना, v1 इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर क्या था v1 का वैल्यू, m1u1 प्लस m2u2 माइनस m2e इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अगर m1 का वैल्यू बहुत ही बड़ा है m2 के कंपैरिजन में, तो m1 का वैल्यू अगर बहुत ही बड़ा है m2 के कंपैरिजन में, तो m2 वाली टर्म्स को तो मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ m1u1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ m1 बचेगा, क्योंकि m2 वाले टर्म्स को मैंने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। तो v1 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, वो u1 के बराबर आ जाता है, मतलब कि जो हैवी बॉडी है आपकी, उसका वेलोसिटी जितना बिफोर कोलिजन था, उतना ही अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी उसका आफ्टर कोलिजन भी यहाँ पर रहने वाला है। ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये दो तीन चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो फिर क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। सर इसलिए क्योंकि वो छोटे बॉडी का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं, छोटे बॉडी को इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़े बॉडी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं वही सर बोल रहा हूँ, मतलब बड़े बॉडी पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा छोटे का। हाँ, बड़े बॉडी पर उस कोलिजन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो सेम वेलोसिटी से ही उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क आप एक तो डीपीपी कर लेना यार, डीपीपी नंबर 11। उसके अलावा शीट में अब कोलिजन के अपन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि अपन ने पढ़ा तो है नहीं। एचसीवी कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं एचसीवी में देखना पड़ेगा, एक मिनट कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। शीट में मैंने सोचा था सेक्शन एफ में आपको आज ज्यादा होमवर्क में दे दूंगा, लेकिन अपना कोलिजन और डिस्कशन में अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया आज। चलिए कोई बात नहीं, ये लिख लिया हो अगर तो एचसीवी ओपन कर लें एक बार। यस और इसके बाद आपका आना चाहिए फिर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सर इनके चलिए एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर इनके एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स करना चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, अच्छे होते हैं एग्जाम्पल्स। मोस्ट ऑफ तो आपको शीट में ही मिल जाएंगे, फिर भी करने चाहिए। एक काम करिए आप लोग, होमवर्क में अभी तो डीपीपी नोट कर लें, फिर एचसीवी में से कितना होमवर्क करना है आपको मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, और कब डिस्कस होगी? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी यार, जितना भी दूंगा 15-20 क्वेश्चन ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। क्या बोल रहे हैं? पिछले वाले के लिए भी